हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विद्यार्थी क्लासेस। पिछले चैप्टर में यानी इसी चैप्टर के हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, फर्स्ट पार्ट कवर किया था। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो चैप्टर है हमारा, समकालीन दक्षिण एशिया, थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। ये आपका बस आज क्या करने वाले हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, पाकिस्तान के बारे में और बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। तो ये सब आपने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, है ना। अब हमें कहाँ से पढ़ना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले कारण क्या है। यानी हम पिछली क्लास में हमने पिछले चैप्टर पार्ट में क्या पढ़ा था कि किस तरीके से पाकिस्तान है, वहाँ पर कब लोकतंत्र कभी सेना का शासन, ये चलता रहता है ना। तो जब भी सेना का शासन आ रहा है यानी लोकतंत्र तो कमज़ोर हुआ। तो वो लोकतंत्र कमज़ोर किस वजह से हो रहा है, वो उनके पीछे कारण क्या है, इसी को ही हम अभी बात करने वाले हैं, इसी के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका कि राजनीति में सेना का हस्तक्षेप। जो पाकिस्तान है ना, वहाँ की राजनीति में, वहाँ की पॉलिटिक्स में सेना का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। यानी वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, या कह लो आप वहाँ की संसद, पार्लियामेंट, सभी लोगों को काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो किसके हिसाब से चलते हैं, तो वहाँ की सेना के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, यानी कि सेना कहती है किसी काम को करने के लिए, किसी मुद्दे को उठाने के लिए, तो करते हैं, और नहीं अगर सेना के खिलाफ जाते हैं तो फिर सेना क्या कर देती है, बगावत कर देती है और तख्ता पलट कर देती है, जो कि हम देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पर बार बार तख्ता पलट होते रहते हैं। यानी कि एक तरीके से वहाँ की सरकार जो है वो क्या, कठपुतली की तरह काम करती है, किसकी, वहाँ की सेना की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा। यानी वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, वहाँ के जो कट्टरपंथी धार्मिक नेता जो हैं, ठीक है, जो धार्मिक नेता थे हैं वहाँ के, जो कट्टरपंथी बिल्कुल, तो उन लोगों का दबदबा ज़्यादा रहता है वहाँ की पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो इस वजह से भी वहाँ पे लोकतंत्र कमज़ोर है। तीसरा कारण क्या है, विदेशी तत्वों का हस्तक्षेप। यानी जो विदेशी तत्व यानी अलग अलग ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो क्या, उनका हस्तक्षेप बार बार रहता है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक, या अभी भी कह सकते हो जैसे कि अभी चाइना से पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा है, तो चाइना भी उसके ऊपर कंट्रोल करके रखता है, अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करता है उसको, है ना, और हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये क्या है, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। उसके बाद राजनीतिक जो दल हैं या जो वहाँ के नेता हैं, उनकी जो संकीर्ण स्वार्थ, यानी खुद का स्वार्थ उनका सबसे पहले आ जाता है। यानी कि वो अपने स्वार्थ के लिए काम करना ज़्यादा चाहते हैं, देश की भलाई के लिए काम वो कम करते हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो वहाँ का लोकतंत्र है पाकिस्तान का, वो क्या हो गया है, कमज़ोर है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो स्थायी क्यों नहीं रह पाता, उसके भी और कारण जान लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट तो वही आएंगे, लोकतंत्र कमज़ोर होना या अस्थायी ना रह पाना, लगभग लगभग बात सेम ही है ना। तो कुछ और दो चार पॉइंट और जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने बताया था, अभी अभी हमने पिछले जो टॉपिक किया है, तो धर्म गुरुओं का, यानी वहाँ के जो कट्टरपंथी धार्मिक नेता हैं उनका दबदबा रहता है ना। तो इसका भी पहला पॉइंट यही है कि पाकिस्तान में जो धर्मगुरु है वहाँ के, ठीक है, सेना है, धर्मगुरु है, और जो वहाँ के भूस्वामी हैं, उन लोगों का दबदबा रहता है वहाँ के समाज पे, यानी वहाँ की सेना का, धर्मगुरु का, भूस्वामियों का। ठीक है, उसके बाद बार बार जो सैनिक शासक जो हैं उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, तख्ता पलट कर देते हैं। यानी सेना का जो जनरल होता है बार बार क्या कर देता है, तख्ता पलट कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी रूप से काम मतलब स्थायी रूप से काम नहीं कर पाता है और अस्थायी है। ठीक है, यानी कि किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, सेना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र परमानेंट नहीं टिक पाता। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, भाई हमारी भी तो उनके साथ मतभेद चलते रहते हैं, हमेशा मामला गर्म ही रहता है ना। तो इसी वजह से वहाँ की जो सेना है, ठीक है, सेना वो ये कहती है, यानी या जो सेना को समर्थन देने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वहाँ का जो लोकतंत्र है, उसका क्या कर रहे हैं ये लोग, गला घोट रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, क्यों, ये भारत के साथ उलझे रहते हैं। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, या फिर भारत के तरफ ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाते हैं। तो ये इनका मुद्दा रहता है, इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र और ज़्यादा अस्थायी तरीके से नहीं चल पाती। इसलिए सैनिक शासन को वो लोग क्या कहते हैं कि भाई सैनिक शासन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे। उसके बाद पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चल सके इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। यानी भाई देखो, आपके देश में या किसी भी देश में अगर लोकतंत्र परमानेंट सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग देश हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं।
या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कोई, वो आपकी मदद कर सकता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र को स्टेबल बनाया जाए, तो वो सपोर्ट पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिलता है। अब उसके पीछे भी और कोई कारण हो सकते हैं नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि आतंकवादी कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी देश सोचते हैं कि छोड़ो, है ना। तो इसके कारण जो है वहाँ की जो सेना है वो अपने आप को क्या कर लेती है, अपना प्रभुत्व बढ़ा लेती है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जिस वजह से वहाँ पे लोकतंत्र जो है परमानेंट नहीं टिक पाता, अस्थायी नहीं रह पाता और बार बार वहाँ पर तख्तापलट देखने को मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई, भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। तो भाई आप तो जानते ही हैं हमारे और उनके संबंध काफ़ी अच्छे ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विवाद के मुद्दे क्या हैं, यानी किन किन बातों को लेकर हमारा उनके साथ में विवाद है। सबसे पहला नहर के पानी को लेकर, ठीक है, नहर या नदी के पानी को लेकर, जो सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था, तो इन चीज़ों को लेकर हमारा क्या है, उनके साथ विवाद है। फिर शरणार्थी के लेकर विवाद है, यानी बहुत सारे शरणार्थी भारत के, यानी पाकिस्तान से भारत में आके रहने लग गए थे जब बंटवारा हुआ, या कुछ शरणार्थी जो थे यहाँ से वहाँ भी चले गए होंगे, तो इसको लेकर भी क्या है, हमारे बीच में विवाद रहते हैं। उसके बाद ऋण की अदायगी का प्रश्न है कि भाई जो लोन वगैरह तुमने ले रखा है कब चुका रहे हो, है ना, तो ये सब भी मुद्दे आते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का, कि भाई कश्मीर का मुद्दा तो सबसे बड़ा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक भी जा चुका है ना। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि हमारे और उनके बीच में चल रहे हैं आज के टाइम पे भी। ठीक है। उसमें एक और मुद्दा है सबसे बड़ा, आतंकवादी गतिविधि, यानी पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन करता है। ठीक, इसकी वजह से हम उससे बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, या हम नहीं चाहते कि हम उसे सपोर्ट करें। ठीक है। और वो बार बार आतंकवादी गतिविधियां भारत के अंदर करवाता रहते हैं, हमले करवाता रहते हैं, ये आप भी जानते ही है ना। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर को लेकर मुद्दा है। ठीक है। जो कि एक बार उन लोगों ने क्या कर लिया था, सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद है सरकरीर विवाद। तो ये सारे कुछ विवाद हैं जिनको लेकर हम लोगों के बीच में चल रहे हैं कुछ लंबे समय से कह लो, या फिर जब से भारत पाकिस्तान अलग हुआ है तब से। ठीक है। अब कुछ चीज़ों को लेकर समझौते भी हुए हमारे और उनके बीच में, कि जो हमारे जो ये मुद्दे हैं, जो गर्मा गर्मी चल रही है या टेंस माहौल रहता है हमेशा, कुछ कम किया जाए इसको। तो इसके लिए कुछ समझौते किए गए। तो कौन कौन से समझौते किए गए। सबसे पहला समझौता किया गया सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, यानी सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता किया गया, जो कि आपको पता भी होगा कि लास्ट ईयर मई में हमने सिंधु नदी का पानी रोकने की कोशिश की कि भाई हम रोक दे रहे हैं, तो हमने रोका भी था। जो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक वगैरह भी किया था, है ना, मई के टाइम पे हमारा उनके साथ में युद्ध भी हुआ था। उसके बाद में ताशकंद समझौता। ठीक, जो ताशकंद में यानी 1965 में हमारा उनके साथ वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, तो इसकी वजह से फिर 66 में हम ताशकंद में जाते हैं और उनके साथ में समझौता करते हैं, जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये भी आपको पता ही है, और जिसमें भी उनकी साजिश नज़र आती है कि शायद उन्हीं की साजिश रही होगी। ठीक, बाकी कंफर्म तो कुछ कह नहीं सकते। तीसरा है शिमला समझौता, कि वही शिमला में को जो हमारे वॉर वगैरह हुए थे 1971 में बांग्लादेश को लेकर, तो उसके लिए हमने शिमला में एक समझौता किया वॉर को ख़त्म करने के लिए। तो वो 1972 में होता है, 2 जुलाई को। ठीक है। लाहौर बस यात्रा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया था भाई, तो यात्रा की थी, बस यात्रा यहाँ से पाकिस्तान की तरफ गए थे वो 1999 में, क्योंकि 1998 में हमारा उनके साथ में कारगिल युद्ध हुआ था, है ना, कारगिल वॉर हुआ था। तो उसको ख़त्म करने के लिए, एक शांति का संदेश देने के लिए हमने ये यात्रा की थी। हमारे और उनके बीच में संघर्ष कब कब हुए हैं, तो भाई हमारे और उनके बीच में संघर्ष जो है 1947 से 48 में हुए, 1965 में हुए, 1971 में हुए, और 1998-1999 में वही कारगिल वॉर जो होता है वो। ठीक है। तो ये कुछ हमारे और उनके बीच में सैन्य संघर्ष हुए हैं। ठीक, चलिए, तो इतना समझ गए होंगे पाकिस्तान के बारे में, वहाँ के लोकतंत्र के बारे में। अब बात करते हैं वहाँ बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसा है। तो भाई 1947 से लेकर, यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो उसी में ही बांग्लादेश जो है, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा रहता है 1947 से 71 के बीच में। ठीक है। और जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे यहाँ पर, तो उस टाइम पे बंगाल और असम के कुछ हिस्से थे, उनको क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, यानी कि अलग करके उन्हें पूर्वी पाकिस्तान का दर्जा दिया गया था। ठीक, लेकिन क्या पूर्वी पाकिस्तान का दर्जा देने के बाद में उनकी स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति अच्छी थी क्या? नहीं। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, मेन पाकिस्तान तो वही था,
सारी पॉलिटिकल जो चीज़ें थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिक्स था, सब कुछ वहीं से चला करता था, है ना। सारी योजनाएं बनाते वगैरह थे वो भी तो अपने लिए, उधर के लिए बनाते थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ऊपर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। इनको हमेशा दबा के रखने की कोशिश करते थे, इनके ऊपर अपनी भाषा थोपने की कोशिश करते थे, है ना। क्योंकि इनकी भाषा क्या थी, बांग्ला, ठीक है, और उनकी क्या थी भाई, तो उर्दू। तो ये कोशिश करते थे कि इनके ऊपर क्या हो भाई, तो उर्दू भाषा थोप दी जाए और ये उर्दू ही भाषा इस्तेमाल करे अपने यहाँ पर, और जो बंगाली भाषा है या बंगाली संस्कृति है उसको क्या कर दें, बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। और उन लोगों के साथ में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार भी किया गया है, ठीक। और इसीलिए इन्हीं दुर्व्यवहारों के कारण क्या हुआ, फिर आगे जाके इन लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के लोगों ने, यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, ठीक। जब उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो उसका नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और उन लोगों ने इन विरोधों का समर्थन किया और नेतृत्व किया और अपने क्षेत्र की यानी जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको आज़ादी दिलाने की मांग रखी कि भाई हमें बिल्कुल क्या कर दो आप, तो भाई आज़ाद कर दो। लेकिन क्या इनकी आज़ादी मुमकिन थी? पश्चिमी पाकिस्तान चाहेगा कि इनको आज़ाद करना? नहीं, ठीक है। तो होता क्या है फिर आगे, शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई थी अवामी लीग। उनको 1970 के जो चुनाव हुए थे उसमें पूर्वी पाकिस्तान में जितनी सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़े सारी सीटें इनको मिल गई, यानी सारी सीटों पर ये जीत गए, ठीक है। तब 1970 के चुनाव में उसके बाद क्या होगा, जब अवामी लीग यानी वहाँ पर पूरी तरीके से जीत गई, यानी जो बांग्लादेश वाला आज का जो बांग्लादेश है वो वाला रीजन पूरा क्या हो चुका है भाई, इनके नियंत्रण में है, यानी कि यहाँ पर इनकी ही एक तरीके से सरकार बना सकते हैं। अब इस तरीके से क्या हुआ, अवामी लीग को क्या मिल गया भाई, बहुमत मिल गया कि वो संविधान सभा जो बनी थी पाकिस्तान की उसमें शामिल हो सकते हैं और संविधान बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता हैं उन लोगों ने क्या किया, इनको दबाने की कोशिश की और उनके दबदबे की वजह से क्या हुआ भाई, तो इनको संविधान सभा में जगह नहीं मिल पाई, ठीक। और उसके बाद में क्या किया गया, इस आंदोलन को चलाने के लिए जो अवामी लीग के नेता थे मुजीबुर रहमान उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। तो भाई उनको गिरफ्तार किया इन्होंने, ठीक। और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, बांग्लादेश जब आज़ाद होता है उसको भी अभी हम जानेंगे। तो एक दो पॉइंट और है, जैसे बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुआ, ठीक है, यानी इलेक्शंस वगैरह कराए गए वहाँ पर। और उसके बाद बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का एक हिस्सा भी रहा है, यानी कि हमारा भी उनके साथ में काफ़ी कॉपरेशन हम करते रहते हैं, यानी कॉपरेट उनको करते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश संकट, यानी कि बांग्लादेश का जो वॉर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश संकट का मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्र था ना पूर्वी पाकिस्तान वाला, यहाँ की जनता ने क्या किया, प्रशासन में भी अपने प्रतिनिधित्व की मांग की कि भाई हमें भी हमारे यहाँ के प्रशासनिक कार्यों में, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने डिमांड रखी। राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग की कि पॉलिटिकली भी हमारा क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। तो जब पूर्वी पाकिस्तान में इस तरीके के मुद्दे उठने लगे तो धीरे धीरे ये मुद्दे क्या हो गए, बड़े हो गए और एक तरीके से जन आंदोलन बन गया, यानी कि जनता क्या हो गई, इन मुद्दों को उठाने लग गई और इसको फिर दबाने की कोशिश की गई जो पश्चिमी पाकिस्तान है उनके द्वारा, ठीक है। फिर उस टाइम के एक जनरल रहे हैं याहिया खान। उन्होंने क्या किया, याहिया खान ने क्या किया, जो उनकी सेना थी उनकी सेना ने इन जनता को क्या कर दिया, कुचलने की कोशिश की, यानी कि इनके आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। और इसमें बहुत सारे हज़ारों लोग क्या हो गए भाई, तो मारे गए। फिर इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भारत पलायन कर गए। अब जब उधर वॉर शुरू हो गई तो क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो क्या हो गए, भारत की तरफ आने लग गए, ठीक है, बचने के लिए, क्योंकि मारे जाएंगे अगर नहीं आएंगे तो। फिर भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आ गई, यानी कि अब ये जो शरणार्थी यानी कि जो बाहर से, ये पूर्वी पाकिस्तान से जो ये लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं भारत में पलायन करके, अब इन लोगों को कैसे संभाला जाए, इनको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, इनकी कैसे व्यवस्था की जाए, इन चीज़ों की भाई अब भारत को भी चिंता होने लगी। फिर हमने क्या किया, भारत की जो हमारी सरकार थी हमने उनका समर्थन किया, यानी पूर्वी पाकिस्तान को पूरी आज़ादी दिलाने के लिए हमने उनको सपोर्ट किया कि हम आपका समर्थन करते हैं। और हमने उनकी वित्तीय सहायता भी की उस टाइम पे और सैन्य सहायता भी की, यानी कि हमने उनकी तरफ से पाकिस्तान के साथ में युद्ध भी लड़ा, ठीक। इसी वजह से हमने जब उनको समर्थन देना शुरू किया तो हमारा और पाकिस्तान का क्या होता है, फिर 1971 में 1971 में ही युद्ध हो जाता है, ठीक। जब युद्ध की समाप्ति होती है तो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी सेना है वो क्या कर देती है, आत्मसमर्पण कर देती है और इसके बाद फिर युद्ध रुक जाता है और एक
जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाला देश था वो अब क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। अब बांग्लादेश ने अपना क्या किया, खुद का संविधान बनाया, ठीक है, उसने अपने आप को एक कैसा राष्ट्र घोषित किया, तो उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश बताया, ठीक। 1975 में 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन करवाए, और संशोधन करवाने के बाद उन्होंने क्या अपनाया, वहाँ पर संसदीय प्रणाली की जगह पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी, ठीक है, कि अब हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली नहीं रहेगी, हमारे यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रहेगी, ठीक। और शेख मुजीब ने फिर जो आवामी लीग थी उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन सबको क्या कर दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई अब कोई भी मेरे अलावा यानी आवामी लीग के अलावा कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ पर नहीं रहेगी, ना ही चुनाव लड़ेगी, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, अगस्त 1975 में क्या किया जाता है, सेना ने बगावत किया, ठीक है। अब सेना की बगावत की वजह से क्या होता है, जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो मारे जाते हैं, ठीक। अब ये मारे गए हैं भाई, तो सैनिक शासन, अब फिर कौन आया, जियाउर रहमान आए, ठीक है। उन्होंने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, जो कि ये क्या थे, सेना के ही अधिकारी थे, यानी कि सैनिक शासक ही थे। तो भाई इन्होंने क्या किया, अपनी एक पार्टी बनाई, नेशनल पार्टी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 में चुनाव कराए और वहाँ पर ये जीत गए, ठीक है। यानी कि क्या हुआ भाई, अब ये इलेक्शन कराते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, ये जीत जाते हैं, ठीक। उसके बाद लोकतंत्र के समर्थन में क्या हुआ, अब ये जीतेंगे तो भाई लोकतंत्र तो कायम नहीं रहेगा ना, ठीक है। और इन्होंने चुनाव करा लिया, लेकिन चुनाव क्या सही भी हो सकते हैं क्या, नहीं। तो जियाउर रहमान की क्या हो जाती है, फिर हत्या हो जाती है, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल जो थे एच.एम. इरशाद, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर दोबारा से सैनिक शासन लागू किया, ठीक है, समझ गए। यानी कि पहले कौन आता है भाई, तो ये आते हैं हमारे जियाउर रहमान साहब, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ का जनरल था एच.एम. इरशाद, वो उनकी हत्या करवा देता है और फिर से सैनिक शासन लगवा देता है। अब सैनिक शासन लगवाने के बाद में अब क्या हुआ, लोगों ने डिमांड की कि भाई नहीं, हम सैनिक शासन का समर्थन नहीं करते, हमें लोकतंत्र चाहिए, ठीक है। तो लोकतंत्र के समर्थन में जनता ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई हमें लोकतंत्र हमारे लिए ला के दो, हमें वापस, ठीक है, लोकतांत्रिक देश हम रहना चाहते हैं। और छात्रों ने भी इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया था, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उसमें कुछ क्या दी गई, इन लोगों को छूट दी गई कि नहीं भाई चलो ठीक है, आप लोग पॉलिटिकली भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक। लेकिन इरशाद 5 सालों के लिए क्या हो गए, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, यानी उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति बनवा लिया, और जनता के विरोध के कारण 1990 में राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा उन्हें, यानी कि उन्होंने जो उनका पद था वो छोड़ दिया 1990 में। फिर 1991 के में चुनाव होते हैं, वहाँ पर दोबारा फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना होती है, और फिर ये लोकतंत्र चलता आ रहा है, कोई पता है। अभी रिसेंटली बहुत सारी घटनाएं पिछले साल देखने को मिली है ना, शेख हसीना जी को अपनी इस्तीफ़ा देना पड़ा, रिज़ाइन देना पड़ा, तो वो सब तो अलग चीज़, लेकिन तब तक भाई लोकतंत्र कायम रहा 1991 से अब तक, ठीक है, और लोकतांत्रिक तरीके से बांग्लादेश चल रहा है, ठीक। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा भाई, तो पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि भाई वहाँ पर लोकतंत्र कैसे नहीं टिक पा रहा है, ठीक। फिर बांग्लादेश के बारे में पढ़ा कि भाई बांग्लादेश बना कैसे, ठीक है, कैसे वहाँ पर कौन कौन लीडर्स आए जिन्होंने वहाँ की राजनीति को चलाया, या क्या बोलते हैं, उन लोगों ने अपने देश को संभाला, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन से लोगों ने किसको मरवा दिया, ये भी हमने पढ़ा, ठीक। और लास्ट में जाके किस तरीके से जो बांग्लादेश है वो लोकतांत्रिक देश बन जाता है, ये हमने इस वीडियो में जाना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।